तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। इंसान बहुत ही नाशुक्रा है। वह हमेशा उसकी इच्छा करता है जो उसके पास मौजूद न हो, और जो मिल जाए उसका शुक्र अदा नहीं करता। इंसान की नेचुरल आदत होती है, उसे हमेशा अच्छे से अच्छा चाहिए होता है, मगर देने वाले की जात हमेशा तुम्हें वही देती है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। एक बच्चा जितनी मर्जी जिद करके आग में गिरने की या जलते आग के पास जाने की जिद करता है, लेकिन उसकी माँ उसकी जिद पूरी नहीं करती, उसे रोक देती है, उसे डांट देती है। वैसे ही खुदा भी इंसान को बचा लेता है, मगर वह नहीं देता जो उसकी जिद हो और उसके लिए नुकसानदेह साबित हो। मगर इंसान तो इंसान है, वह एक पर कहाँ खुश होता है। ऐसे ही एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। यह कहानी मेरी खुद से नाशुक्री की कहानी है, जिसकी सज़ा मैं आज तक भुगत रही हूँ। वह एक पल का डर मुझे सुकून से जीने नहीं देता। मैं कभी भी खुलकर सांस नहीं ले पाया। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पापा का इंतकाल हो गया था। 4 बहनों का मैं इकलौता भाई था। मेरी माँ सीधी सादी घरेलू औरत थी, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थी। पापा के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। अम्मा की सब उम्मीदें अपने इकलौते बेटे यानी मुझ पर ही लगी हुई थी। मजबूरन मुझे अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे अब अपनी बहनों और अम्मा की ज़रूरतें पूरी करने थे। मैं छोटी सी उम्र में काम करने लग गया था। मुश्किल समय था, मगर जो जख्म कच्ची उम्र में लगे थे उनके निशान पूरी ज़िंदगी साथ रहे। मेरे दिल में बेकार की नफ़रतें भरने लगी थी। मुझे हमेशा उस चीज़ से नफ़रत होती थी जो मेरे पास थी, और हमेशा उस चीज़ की तलब रहती थी जो मेरे पास नहीं थी। बचपन से कभी बच्चों से स्कूल जाते देखा तो हमेशा खुदा से शिकवा करता कि काश पापा को हमसे ना छीनता, तो आज मैं भी अपना शौक़ पूरा कर लेता। वक्त गुजरता ही जा रहा था। मैंने अपनी चारों बहनों की शादी कर दी, मगर मैं खुद अभी तक शादी नहीं कर पाया था। मैं 32 साल का हुआ तो अम्मा ने कहना शुरू कर दिया कि शादी कर लो ताकि घर को संभालने वाली आ जाए। मुझसे और काम नहीं होता। मुझे माँ की इस बात से हमेशा चिढ़ रहती थी, जिनको मेरी ज़रूरत बस अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ही याद आती थी। कभी मेरा ख्याल नहीं किया कि मैं क्या चाहता हूँ। हमेशा मुझ पर अपने फैसले थोपती रहीं। अम्मा मेरा रिश्ता तलाश करने लगी थी। मैं हैंडसम तो था, मगर गरीबी और मजबूरी ने मुझसे मेरी खूबसूरती छीन ली थी। अम्मा मेरे लिए रिश्ता तो देख रही थी, मगर कभी मैं किसी को नापसंद ना आता था, तो कभी मुझे कोई पसंद ना आती। समय गुजरने के बाद अम्मा को एक लड़की पसंद आ ही गई। लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, मगर पढ़ी लिखी थी और देखने में भी ठीक ठाक थी। इसके अलावा नौकरी करनी थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या मजबूरियां थी जिन्होंने मुझ जैसे गरीब लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दी, मगर मुझे उस लड़की में कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। शादी की तैयारियां जोर जोर से हो रही थी, और फिर वह दिन भी आ गया जब मेरी शादी होनी थी। मगर हमेशा की तरह शादी भी मेरी नापसंदीदा लड़की से तय कर दी गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं उसको कभी खुश नहीं रखूँगा, और ऐसा ही हुआ था। मेरा रवैया उसके साथ हमेशा ही बुरा था। मैं हमेशा उसको ताने सुनाता था। वह बेशक मुझसे ज़्यादा कमाती थी, मगर औरत होने के नाते वह कमज़ोर और मेरे रहमो करम पर थी, ऐसा मेरा सोचना था, और इसी बात का मैं नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। उस पर जुल्म और सितम करता, उसको ताने देता। एक गलती जो मुझसे हो गई थी वह ये थी कि मैं अपनी ज़मीन जायदाद, अपनी उम्र भर की कमाई अपनी पत्नी के नाम कर दिया था, और यह मैंने अपनी अम्मा की जिद पर किया था, क्योंकि यह लड़की वालों की शर्त थी कि मैं अपनी सारी जायदाद उनकी बेटी के नाम करूं, तभी वह अपनी कमाऊ बेटी की शादी मेरे साथ करेंगे। और फिर अम्मा ने जिद की तो मैंने उनकी जिद के आगे हथियार डाल दिए थे। लेकिन वह कहते हैं ना, जब एक नेमत हाथ से चली जाए तो उसकी कदर
बाद में होती है। समय गुजरता गया और मेरी पत्नी मुझसे दूर होती चली गई, मगर मुझे इन सब से कोई परवाह नहीं थी। मेरे 4 बच्चे थे। मेरे ससुराल वाले बहुत कम मेरे घर आते थे। मेरी साली, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, अपनी किसी सहेली की शादी में जाने के लिए तैयार हुई। उसकी सहेली हमारे ही शहर में रहती थी, इसीलिए वह अपनी बहन से मिलने आ गई थी। जिस समय मेरी शादी हुई थी उस वक्त वह सिर्फ 12-13 साल की थी। मेरे लिए उस समय वह बच्ची थी, मगर अब वह बेहद खूबसूरत जवान लड़की थी। अपनी साली को देखकर मेरे दिल में एक हसरत उठी थी कि काश मेरी पत्नी की जगह मेरी साली मेरी पत्नी होती। अब मैं दिन रात अपनी साली की याद में रहता था। पहले ही मैं अपनी पत्नी को घास नहीं डालता था, अब इस सब का कसूरवार उसे ही ठहराता था। मुझे अपनी साली से इश्क हो गया। मैं अपनी साली के इश्क में इतना पागल हो गया कि उसको पाने के लिए नए मंसूबे बनाने लगा। मुझे तो जैसे खुदा याद ही नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी जात ही सबसे ऊपर है, मगर मैं भूल गया था कि एक जात मुझसे भी ऊपर है जो मेरी हर चाल को नाकाम बनाना जानती है। मैंने अपनी साली से जब प्यार का इजहार किया तो पहले तो वो सोच विचार करती रही, मगर 1 महीने के इंतज़ार के बाद उसने मुझे हाँ कर दी और बोली कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। साली की हाँ सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। मुझे और क्या चाहिए था, मगर उससे पहले मुझे अपनी पत्नी से जान छुड़ानी थी ताकि मैं अपनी साली से आसानी से शादी कर सकूं। मैंने बहुत कोशिश किया कि वह मुझसे तलाक ले ले ताकि मेरी बदनामी न हो और मेरी साली के घर वाले आसानी से अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता मुझे दे दें, मगर मेरी पत्नी बहुत जिद्दी थी। वह मेरी मार पीट ताने सब बर्दाश्त करती रही, मगर वह मुझसे तलाक लेने के लिए राजी नहीं हुई। मगर एक बात जो बहुत अजीब साबित हुई थी वह ये थी कि मेरी पत्नी अब खामोश रहने लगी थी। मेरी किसी से भी जुल्म के बदले मुझे कुछ न कहती। मुझे उसकी खामोशी अंदर ही घायल करती जा रही थी। मुझे इस बात से सख्त उलझन महसूस होती थी कि आखिर वह चाहती क्या है। एक दिन रात के समय सो रहा था कि मुझे अपने कमरे में किसी की बातों की आवाज़ आने लगी। मेरी आंख खुली तो मेरी पत्नी न जाने किस हल्की आवाज़ में बात कर रही थी। मैं जब उसके पास गया तो वो मुझे देखकर एकदम घबरा गई और डरते डरते फ़ोन बंद कर दिया। मैंने गुस्से में उससे पूछा, किससे बात कर रही हो? तो वह कहने लगी कि कोई नहीं था, मेरी एक पुरानी सहेली थी। मुझे काफ़ी हैरत हुई कि रात के समय कौन सी सहेली थी जो मेरी पत्नी से बात कर रही थी। इतने समय में मैं एक बात तो जान गया था कि मेरी पत्नी बहुत ही शरीफ औरत है। उसमें ऐसा कोई ऐब नहीं था जिसके कारण मैं उसको छोड़ देता। उस दिन तो मैंने नज़रअंदाज करके सो गया, मगर मेरी हैरत की हद न रही जब यह रोज़ का रूटीन बन चुका था। मेरी पत्नी कभी छत पे जाकर तो कभी किचन में तन्हा अकेली पता नहीं किससे 1-2 घंटे बात करती रहती थी। मुझे अपनी पत्नी पर अब और गुस्सा आने लगा था, क्योंकि मेरी पत्नी फ़ोन पर बातें करने के बाद बहुत ही रिलैक्स हो जाती थी और काफ़ी खुश रहने लगी थी। मगर कुछ कह भी देता तो मुस्कुराकर मेरी बात को मजाक में उड़ा देती। एक दिन मैं अपने काम पर गया, मगर कुछ कागजात घर पर ही भूल गया था जिनको लेने के लिए मैं घर पर आया। मगर सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। जब अपनी पत्नी के साथ अपनी साली को खुश देखा तो साली मेरी पत्नी के साथ बहुत खुश नज़र आ रही थी, मगर मुझे अपने सामने देखकर दोनों के रंग सफ़ेद पड़ गए, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मुझे बहुत हैरत हुई कि आखिर मेरी साली यहाँ क्या कर रही है, और वह भी मुझे बिना बताए। मैं धीरे से कदम उठाता दोनों बहनों के पास पहुँच गया।
मेरी साली भी मेरी तरफ देख रही थी और फिर मुस्कुराने लगी। मुझे उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब लगी, जैसे उसकी मुस्कुराहट में कोई राज छिपा हो। मैं उसका हाल चाल पूछने के बाद कमरे में चला गया, जबकि मेरी पत्नी किचन में चली गई। मेरी साली मेरे पीछे ही मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी, कैसा लगा सरप्राइज? चौंक गए ना मुझे यहाँ देखकर? मैं तो यहाँ इसीलिए आई थी ताकि आपको रात में सरप्राइज दूंगी, मगर आपने एकदम से आकर मुझे चौंका ही दिया। अपनी साली की बात सुनकर मैं खुश हो गया और उससे बातें करने लगा। इतनी देर में मेरी पत्नी ने मेरे साली को आवाज़ दी तो वह एकदम से घबरा गई और कहने लगी कि दीदी को शक ना हो जाए, इसीलिए मैं दीदी के पास जा रही हूँ और अब आप जल्दी से कुछ करें, आपके बगैर अब मुझसे नहीं रहा जाता। मैं तो उसके इकरार पर ही निहाल हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुशी से झूमूं या नाचूं, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मुझे मेरी पसंद का कुछ मिल रहा था। पूरी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशों को दबाकर मैंने सबकी ख्वाहिशों का पूरा किया था। इस समय भी मेरे चारों बच्चे स्कूल में गए हुए थे, तभी मैं और मेरी साली इतने सुकून से मुलाकात कर सकते थे। अब तो मेरा दिल भी 25 का हो चुका था और मैं जल्द से जल्द अपनी साली से शादी करना चाहता था। मेरी साली कमरे से गई तो मैं भी काम पर निकल गया। रास्ते में चलते हुए मुझे एक जगह नज़र आई जहाँ कीड़े मकोड़े मारने की जहरीले दवाई बिक रही थी। मेरे दिमाग में एकदम से एक तरकीब सूझा। जो बात मेरे दिमाग में चल रहा था वह सोचते हुए मेरी जान लबों पर आ गई थी। मेरा पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। मुझे पहले तो बहुत डर महसूस हुआ, मगर मैंने चूहे मारने वाली दवा खरीद ली और जब शाम को घर गया तो अपनी पत्नी को बच्चों के साथ हंसते हुए देखा। मेरे दिल में आग उठने लगी। मेरी ज़िंदगी में आग लगाकर खुद कैसे हंस सकती थी। हैरानी की बात यह थी कि मेरी साली अभी मेरे घर पर ही मौजूद थी। मैंने अपनी साली को इशारों से अपने कमरे में बुलाया, जो मेरी पत्नी के साथ मिलकर बच्चों के साथ बातों में मशरूफ़ थी। मैंने कमरे में गया, मगर मेरी साली अभी तक नहीं आई थी। आधे घंटे इंतज़ार के बाद जब कमरे में आई तो वह मुझ पर गुस्सा होने लगी और बोली कि दीदी को शक हो जाएगा, मुझे ऐसे बार बार मत बुलाया करो। मैंने उसकी बात सुना और उससे कहा कि मैं तुम्हें एक खास काम के लिए बुलाया है। मेरी साली हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी और बोली कि जल्दी बताओ, कहीं दीदी को शक ना हो जाए। मैं उसके सामने वह दवा रख दिया। मेरे हाथ में जहरीली दवा देखकर मेरी साली की सांसें अटक गई। वह आंखें फाड़े मेरी तरफ देखने लगी और मुझसे पूछा कि यह क्यों लाए हैं। मैंने उसको साफ शब्दों में अपना सारा प्लान समझा दिया कि मैं अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दूंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मेरी साली भी मेरी तरह डर गई थी, मगर जब मैं उसको हौसला दिया, उसे समझाया कि एक यही रास्ता है जिससे हम एक हो सकते हैं, तो मेरी साली कुछ देर सोच विचार करती रही और दिल में मचलता हुआ सवाल पूछने लगी कि अगर किसी को खबर हो गई तो क्या होगा। मैंने उसको समझाया कि यह दवा मैं उसको खाने में डाल दूंगा और लोगों को लगेगा कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। किसी को खबर तक नहीं होगी। मेरी साली भी मेरे इस जुर्म में हिस्सेदार बन गई। जब इंसान गुनाह करता है तो वह सब कुछ भूल जाता है कि हम सब पर नज़र रखने वाले हैं, एक खुदा भी है। अभी हम बात कर ही रहे थे जब कमरे के बाहर किसी की चलने की आवाज़ आई। मुझे एकदम से घबराहट होने लगी। तभी मैं जल्दी से निकलकर बाहर देखा, मगर कमरे के बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं नज़रअंदाज करता वापस कमरे में आया और अपनी साली को रात के लिए तैयार करने लगा। उसे अपनी तरकीब समझाने लगा। जब सब बच्चे सो गए थे तब मैंने अपनी पत्नी और अपनी साली से बाहर जाकर कुछ खाने का बोला। मेरी पत्नी तो थकावट का कहकर मना कर रही थी, मगर मेरी साली की जिद करने पर वह मान गई। मेरी तो खुशी का कोई इंतहा न रही। मैं अपनी पत्नी और साली को आइसक्रीम खिलाने ले गया।
उसको गाड़ी में बिठाने का बोल दिया और आइसक्रीम लेने गया और वापसी पर अपनी पत्नी को आइसक्रीम में वह दवा मिला दी। पत्नी ने जैसे ही वह आइसक्रीम खाना शुरू किया तो मैं जल्दी से गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। मेरी पत्नी आइसक्रीम को मज़े ले लेकर खा रही थी, मगर जब तक हम घर पहुँचे तब तक मेरी पत्नी बेहोश पड़ी थी। मैंने जैसे ही उसको बाहर निकालना चाहा, मेरे हाथ पैर फूल गए क्योंकि मेरी पत्नी का शरीर ठंडा हो चुका था। जब मुझे लगा कि मेरा प्लान कामयाब हो गया है तो फिर मैं चीख मार मार कर रोने लगा, जिससे कि किसी को मुझ पर शक ना हो। मेरे बच्चे और मेरी माँ भी मेरी पत्नी के मरने पर रो रहे थे और मेरी साली भी अपनी बहन के मरने पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। जब मेरी पत्नी को नहलाकर कफन पहनाने की बारी आई तो मेरी साली ने कहा कि मैं अकेली ही अपनी बहन को नहलाऊंगी और उसे कफन पहनाऊंगी। उसकी हरकत पर सब लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। जब मैंने अपनी साली से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो मेरी साली ने मुझे समझाया कि मैं ऐसा इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि दीदी का नीला पड़ता शरीर किसी को दिखना नहीं चाहिए, वरना लोगों को शक हो जाएगा। जब मेरी साली को दफनाने के लिए लेकर चले गए तो मैं हैरत से उसका एक झटका लगा कि सब लोगों ने मुझे मेरी पत्नी के साथ में जाने से मना कर दिया। कहने लगे, तुम यहीं रुको, तुम अपनी पत्नी के दफनाने के लिए नहीं जा सकते। जब मैं वजह पूछा तो सब लोगों ने मुझे समझा दिया कि तुम बहुत ही कमज़ोर दिल के हो, अपनी बीवी को कब्र में उतारते देखा नहीं सकते। मेरी तो जैसे ही 10 की 10 उंगलियां घी में थी, किसी को मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ था। अब तो मैं सोच लिया था कि पत्नी के 40वां होते ही अम्मा से कहकर साली से शादी कर लूँगा, मगर जो फैसला कुदरत हमारे लिए तय करती है वह बिल्कुल अलग होती है। हम तो आने वाले वक्त के लिए पहले से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं, मगर अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश था। मगर बच्चों को रोता देखा तो दिल में एक मुजरिम सा फील हुआ। मैं इतना खुददार हो गया था, मैं फिर भी उसे नज़रअंदाज कर गया। रिश्तेदार मुझे अफसोस करते हुए कहते हैं कि बच्चों के लिए तुम्हें परेशानी उठानी पड़ेगी, घर संभालोगी या बाहर के काम करोगे, तो मैं उनके सामने भी रोने बैठ जाता। लोग मुझे तरस भी नज़रों से देख रहे थे और मैं भी मजलूम बन रहा था। 3 दिन के शोक के बाद सब अपने अपने घर चले गए। तब मेरे दिमाग में जो बात आई तो मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा। मुझे तीसरे दिन याद आया कि मैंने तो अपनी सारी जायदाद अपनी पत्नी के नाम कर रखी है और मरने के बाद कानून सारी जायदाद बच्चों को मिल जाएगी। बच्चे भी मेरे थे, मुझे कोई परेशानी तो नहीं थी, मगर फिर भी फ्यूचर में अगर मेरे बच्चे को इस बात की जानकारी हो जाती कि उनकी माँ को उनसे छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं था, तो यकीनन वो मुझे धक्के देकर घर से निकाल देते। अब मेरे सिर पर एक नई परेशानी आकर खड़ी हो गई थी। अब तो मेरी समझ के बाहर था कि मैं क्या करूं। 3 दिन गुजर गए थे, अब मुझे जल्द से जल्द कुछ करना था। सारी रात मैं इस परेशानी में सोया नहीं पाया। मेरी साली घर पर ही रहती थी, मगर मुझे यह बात बताना मुनासिब न लगी और सारा दिन सोचने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा और फिर आधी रात के चुपके से पेपर पर पत्नी के अंगूठे का निशान लेने कब्रिस्तान गया। मैं खुद को एक बड़ी सी चादर में लपेटा हुआ था ताकि मुझे कोई पहचान न सके। मेरी खुशकिस्मती के उस समय कब्रिस्तान में कोई नहीं था, वरना किसी को मुझ पर शक हो जाता। मैं जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करना चाहता था। जैसे ही कब्र खोदकर पत्नी का हाथ बाहर पकड़ा तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह मेरी पत्नी का हाथ नहीं था। वो हाथ बहुत खौफनाक था। मैंने जैसे ही कफन हटाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वहाँ बस एक ढांचा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैं डर के
मारे थर थर कांप रहा था। मैंने जल्दी से कब्र को बंद कर दिया। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने ऐसा मंजर पहली बार अपने सामने देखा था। मेरा पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मैं उन्हीं कदमों पर वापस कब्रिस्तान से निकल आया। मेरे हाथ से जायदाद के कागजात गिर गए थे, मगर मुझे कुछ होश नहीं था। मैं जल्दी से घर पहुंचा तो मेरी साली न जाने किससे फ़ोन पर बातें कर रही थी। अचानक फ़ोन बंद करके मेरी तरफ देखने लगी। वह काफ़ी घबराई हुई सी लग रही थी। मैं उसके पास गया, उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगी, कुछ नहीं, बस मुझे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे दीदी की आवाज़ आई हो। आप नहीं थे घर पर तो मैंने पापा को फ़ोन कर लिया। मैं उसकी कैफियत समझते हुए अपने कमरे में चला गया, मगर मैं गहरी सोच में गुम था। आखिर वह हाथ किसका हाथ था, क्योंकि वह हाथ मेरी पत्नी का तो बिल्कुल नहीं था। मैं डर की वजह से इस कदर घबराया हुआ था कि मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं रहा कि जायदाद के कागजात में कहाँ गिरा आया हूँ। मैं अगली सुबह जल्दी से उठा और कब्रिस्तान के रास्ते पर निकल गया। मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मेरी पत्नी की कब्र पर कोई आदमी खड़ा था जिसने अपने चारों तरफ चादर लपेटी हुई थी। मुझे हैरत का झटका लगा कि मेरी पत्नी की कब्र पर कौन हो सकता है। अभी मैं आगे बढ़ता कि मेरे पास एक औरत गुजरी जो बिल्कुल भी मेरी पत्नी जैसी थी। मैं उसे देखकर अपनी जगह पर जम गया था। मैं अब चौंक कर देखा तो फिर वहाँ कोई भी नहीं था। यह मुझे अपना वहम लगा, तभी मैंने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन जब निकल गई, जब मैं अपने सामने अपनी पत्नी के कब्र पर 3-4 मर्दों को आते देखा। पता नहीं वो मर्द कौन थे। उनके चेहरे पर नकाब पड़े हुए थे। मैं कुछ देर बाद घर वापस चला आया। मैं काफ़ी परेशान था। मेरी साली मेरे पास आई और मुझसे मेरा हाल पूछने लगी। मैंने उसको जायदाद के कागजात से लेकर पत्नी के कब्र पर मुर्दों के आने तक की सारी बातें बता दी। पहले तो वह हैरान हुई, मगर फिर तंजीए लहजों में कहने लगी, मैंने दीदी के होते हुए कुछ नहीं बताया, मगर हकीकत तो यही है कि दीदी न जाने कितने लड़कों से दोस्तियां कर रखी थी। उनके तो न जाने कितने आशिक थे। मैं अपने साली को हैरत से देखने लगा। जो भी था वह अपनी सगी बहन के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती थी, जबकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पत्नी बहुत ही शरीफ औरत थी। मुझे उस पल अपनी साली से पता नहीं क्यों नफरत महसूस हुई। इंसान खुद जितनी मर्जी गलतियां करे और पाप कर ले, मगर दूसरों की गलतियों पर जल्द ही गुमनाम हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। खुद इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी मुझे बस अपनी साली अब गलत नज़र आने लगी थी। मैं तो 4 दिन में ही पागल सा होकर रह गया था। मुझे घर में भी कोई हर तरह बस अपनी पत्नी ही नज़र आती थी। रातों में डर कर उठ बैठ जाता। एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आई और कहने लगी, पापा अम्मा कहाँ चली गई है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। खाला तो ठीक से नाश्ता भी नहीं देती और मुझसे घर के सारे काम करवाती हैं। अपनी बेटी के मुंह से यह सब सुनकर मेरे हाथ माथे पर पसीना आना शुरू हो गए। मैंने अपनी साली को आवाज़ दी। जैसे ही वह कमरे में आई, मैंने उसको गुस्से में पूछना शुरू कर दिया कि तुम मेरे बच्चों पर क्यों जुल्म करती हो। तो वह कहने लगी, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पत्नी मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, वहाँ ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं तो अपनी साली की बात पर हैरान रह गया था। मैं जिससे मोहब्बत करता था, मैंने जिसको पाने के लिए अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया था, वह लड़की बच्चों को भी घर में बर्दाश्त नहीं कर रही थी।
मेरी आंखों के सामने एकदम मेरी पत्नी का चेहरा घूम गया। जब मेरी पत्नी बच्चों की खातिर रात रात भर जागती रहती थी और सुबह उठते ही मेरे सारे काम करती थी, मेरी साली कहने लगी, अब तुम कब मेरे पापा से मेरा हाथ मांगोगे? मैंने बनावटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत जल्द। लेकिन मैं दिल से मुस्कुरा ना सका। मुझे खुद पर हैरत थी कि मैं तो अपनी साली से मोहब्बत का दावा करता था, मगर अब मुझे क्या हो गया था? समय गुजरता गया और घर का माहौल खराब होता चला जा रहा था। मुझे हर जगह अपनी पत्नी नज़र आती। मुझे बहुत अजीब सा लगता था। अब तो हर समय मेरे सर में दर्द रहने लगा था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरी पत्नी मेरे आसपास घूम रही है। इस पर मेरी साली का बदलता मिजाज मेरी समझ से बाहर था। एक दिन मैं रात के समय घर आया तो पानी पीने के लिए सीधा किचन में जाने लगा, मगर रास्ते में मेरी साली के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी, जैसे वह किसी से बातें कर रही हो। मैं जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह अकेले ही खुद से बातें कर रही थी। मुझे उसके दिमागी हालत पर शक हुआ। मैंने अपनी साली से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही हो? तो वह कहने लगी, मैं किसी से बातें कर रही हूँ, मैं तो यहाँ अकेली हूँ। मैं किससे बातें करूँगी, क्यों करूँगी? इतना कहते ही वो कमरे से बाहर चली गई। मुझे कमरे में अजीब सी हलचल महसूस हो रहा था, मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया और बाहर चला गया। किचन से पानी पिया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किचन के दरवाजे पर कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, मुझे वहाँ एक साया सा महसूस हुआ। मैंने जल्दी से किचन के दरवाजे पर गया, मगर वहाँ कोई नहीं था। मुझे बहुत खौफ महसूस होने लगा तो मैं सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया। मैं उनकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी माँ मुझे देखकर परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? उनकी परेशानी देखकर मैं अम्मा को तसल्ली दी और झूठ बोल दिया कि मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है, जबकि सच तो यही था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। मेरी पत्नी का चलीसुआ हुआ तो रिश्तेदारों ने रट लगा दिया कि दूसरी शादी कर लो। शादी तो मैं भी करना चाहता था, मगर मैं बहाने से पहले टालता रहा कि यह सब ना समझने लगे कि मैं शादी की जल्दी मुझे है। मगर 2 महीने बाद जब मेरी अम्मा मुझे कहने लगी कि अब शादी कर लो, बच्चों को संभालना मेरे बस का काम नहीं है, तब मैं उनके सामने मजलूम बन गया और बोला कि बच्चों के लिए सौतेली माँ लाने से दिल डरता है। तो अम्मा कहने लगी कि फिर क्या किया जाए, शादी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? मैं दिल ही दिल में खुश भी था। मैं अम्मा से मजलूम शक्ल बनाकर कहा कि अम्मा, काश ऐसा हो जाए जो बच्चों की माँ जैसी ही आ जाए। अम्मा भी सोचने लगी। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे किसी और लड़की पर भरोसा नहीं है, आप मेरी साली के लिए बात करें। तो अम्मा हैरानगी से मुझे देखने लगी। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, एक वही है जो बच्चों को अच्छे से ख्याल रख सकती है। मेरी माँ पहले तो सोचती रही, फिर बोली कि पता नहीं वह बच्चे मानेंगे या नहीं। बेटा, तू उम्र में बहुत बड़ा है। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, वह मान जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने अपनी पत्नी की झलक देखी है। बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है, आबाद कर देगी। मेरी माँ जिद पर मान गई और अगले ही दिन साली का रिश्ता लेने उसके घर चली गई। मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। वैसे भी जब से साली मेरी पत्नी के चलीसुआ करवा कर अपने घर गई थी, मुझे उसकी बहुत याद सताने लगी थी। मैं अम्मा को तो रोज़ राजी करके अपने ससुराल भेज दिया। एक नया टेंशन मुझे सताने लगा, क्या मेरे ससुर मान जाएंगे? मगर मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। अम्मा जल्द ही घर लौट आई, मगर वह बहुत चुपचाप सी थी और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। मुझे शक हुआ तो मैं अम्मा से पूछा कि सब ठीक तो है, आप इतना चुप क्यों हैं? अम्मा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ कि बच्चों को उनके माँ मिल जाएगी। फिर से मैं अम्मा की बात पर खुश हो गया। शादी की तैयारियां जोर जोर से होने लगी। मैं खुशी खुशी हर काम में हिस्सा ले रहा था।
मगर उस दिन के बाद से अम्मा का रवैया काफ़ी बदल सा गया था। मगर मैं जैसे हर चीज़ को ही भुला दिया था और फिर वह दिन भी आ गया जब हमारी शादी होनी थी। मेरी बेसब्री उफान ले रहा था। आखिरकार मेरी पसंद मुझे मिलने जा रही थी। शादी से कुछ देर पहले एक औरत है जिसने घूंघट निकाला हुआ था मेरे पास आई और एक कमरे की तरफ इशारा करने लगी और मेरे हाथ में एक पर्चा पकड़ाकर जल्दी से चली गई। मैंने जैसे ही वह पर्चा खोला उसमें लिखा था, मैं तुम्हारा उसे कमरे में इंतज़ार कर रही हूँ। मैं शादी से पहले तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जल्दी आओ, इससे पहले कि शादी के लिए बुलावा आ जाए। पहले तो मुझे हैरानी हुआ कि इतना तो मैं समझ गया था कि यह मेरी होने वाली पत्नी है, मगर ऐसी क्या बात करनी थी जो शादी के बाद नहीं हो सकती थी। मगर मैं पैर झटकता उससे मिलने चला गया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मेरे सामने दुल्हन के जोड़े में एक औरत खड़ी थी। उसने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। मैं मुस्कुराकर उसके पास गया, उसे अपनी होने वाली पत्नी से बोला कि क्या हुआ, अब क्या मेरा इंतज़ार भी नहीं कर सकती थी। वह ना में सर हिलाने लगी। मुझे हैरत हुई कि मेरी साली कुछ बोल क्यों नहीं रही है। मैं उससे कहा, अच्छा चलो जल्दी बताओ क्या कहना था। तब वह एकदम से मेरी तरफ मुड़ी थी, मगर सामने खड़ी लड़की को देखकर मुझे लगा कि मैं दूसरा सांस नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी पत्नी को देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ, क्या बहुत तेज झटका लगा, क्या सोच रहे हो। यही ना कि तुमने तो मुझे मार दिया था, फिर मैं यहाँ कैसे आई। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं बौखला गया और कहने लगा कि तुम तो मर चुकी थी, यह तुम नहीं हो, यह मेरा वहम है। तुम बार बार मुझे तंग करने के लिए क्यों आती हो। मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी पत्नी कहने लगी, ठीक है मैं छोड़ दूंगी तुम्हारा पीछा, बस मुझे इतना बता दो कि तुमने मुझे मारा क्यों। मैंने लंबा सांस लिया। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा था। मैंने उसको बस इतना ही कहा कि बचपन से लेकर अब तक मेरी पसंद की कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे अपनी हर ख्वाहिश मरनी पड़ी थी। ऊपर से तुम्हारा वजूद के लिए एक नापसंदीदा वजूद था जो तुमसे हमेशा से नफ़रत करता था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई जगह नहीं बन सकी थी, मगर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया ताकि तुम मेरी ज़िंदगी से खुद चली जाओ। मैं एक गलती कर बैठा था कि मैं अम्मा की जिद पर तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर चुका था। अगर तुम खुद तलाक ले लेती तो सारी जायदाद आज मेरे पास वापस आ जाती, मगर ना तुमने तलाक लिया और ना ही मेरी जायदाद मेरे पास वापस आया। इस पर मुझे तुम्हारी बहन से मोहब्बत हो गई, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। मैंने उससे शादी करने का फैसला किया। वह भी मुझसे मोहब्बत करती थी। तभी मैंने तुम्हें रास्ते से हटाने की साजिश की, जिसमें तुम्हारी बहन ने मेरा साथ दिया और फिर हम दोनों ने मिलकर तुम्हें रास्ते से हटा दिया। अब खुद के लिए मेरी जान छोड़ दो। मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से अपनी मर्जी के साथ गुजारना चाहता हूँ। मेरा भी इतना ही कहना था कि दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर मैं पीछे मुड़ा तो पुलिस हाथ में हथकड़ियाँ लिए खड़ी थी। मैं एकदम से चौंक गया। मैं जब वापस संभाल कर देखा तो मेरी पत्नी भी वहाँ पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। पुलिस के पीछे से मेरी साली बाहर आई और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं अपनी सगी बहन को, जिसने मुझे माँ बनकर पाला है, उसे मारकर तुम्हारे साथ शादी कर सकती हूँ। ऐसा कैसे मुमकिन था। जिस दिन तुमने यह साजिश शुरू की और जिस दिन तुमने मुझे शादी का पैगाम भेजा, उस रोज़ से मैं दीदी को सब कुछ बता दिया था। मैंने उनसे कोई बात नहीं छुपाई थी। दीदी ने मुझे यह सब नाटक करने के लिए कहा था ताकि वह तुम्हारी असलियत
जान सके। मगर तुमने क्या किया? उन्हें मारने की कोशिश की। वह तो शुक्र था कि तुमने मुझे इस साजिश के बारे में पहले ही बता दिया था और मैंने दीदी को सावधान कर दिया था। जिस समय तुम दीदी के लिए आइसक्रीम लेने गए थे, उस समय मैं भी तुम्हारे पीछे दूसरी तरफ से आइसक्रीम ले आई और दीदी को उनका मनपसंद फ्लेवर दे दिया, ताकि जैसे ही तुम उनके लिए आइसक्रीम लो, वह आइसक्रीम बदल कर दीदी को मेरी लाई हुई आइसक्रीम खाना शुरू कर दी, जिससे कि दीदी बच गई। मगर तुम्हारी नज़रों से छिपी रही। बार बार तुम्हें डराने के लिए वह तुम्हारे सामने साया बनकर आती थी, मगर तुम तो ढीठ निकले। तुम्हें तो किसी चीज़ का असर ही नहीं हुआ। मैं अपनी साली की बात सुनकर हैरान रह गया। मैं तो खुद एक चाल चल रहा था, मगर इस बात से अनजान था कि मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला जा रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मेरे चेहरे पर आए पसीने को साफ किया और घबराई हुई नज़रों से पहले मेरी पत्नी और फिर पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखा, जिसे आगे बढ़कर मुझे हथकड़ी लगाई और मुझे जेल ले गए। मेरी पत्नी ने मुझे घर आने से मना कर दिया था, मुझे मेरे घर से बेदखल कर दिया था। मुझे सिर्फ 1 साल की सज़ा हुई थी, क्योंकि मेरी पत्नी जिंदा सही सलामत सबके सामने खड़ी थी। इसीलिए मेरी सज़ा कम थी, नहीं तो मुझे उम्र कैद की सज़ा से कोई नहीं बचा सकता था। 1 साल की सज़ा काट कर जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी ने मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोला था। उसने साफ कह दिया कि अब तुम मेरे लिए मर गए हो। मैं तुम्हारी विधवा रहकर पूरी ज़िंदगी काट लूँगी। मैं जानता हूँ कि जो काम मैंने किया था उसकी कोई माफ़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं रोज़ अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने अपने घर के दरवाजे पर जाता हूँ और हर रोज़ मेरी पत्नी मुझे नाउम्मीद कर लौटा देती है। मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे अब उस घर में रह रहे हैं और मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि हीरे को ठुकराकर मैं कोयले के पाने की कोशिश की थी और उस कोयले की स्याही मेरी किस्मत पर चढ़ चुकी थी, और इस स्याही को मिटाने के लिए मैं रोज़ ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ कल के एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।